तो इस लेक्चर में टॉपिक ले रहे हैं कैविटी दैट इज़ होलो स्पेस इनसाइड ए कंडक्टर। तो यहाँ पर इस लेक्चर में जो भी हम मेजर डिस्कशन करेंगे, जब तक स्पेसिफिकली ना बोला जाए वो डिस्कशन हमेशा वैलिड होगा कंडक्टर के लिए। तो हो सकता है कि मैं बार बार इस चीज़ को नहीं बोलूँ, लेकिन हमेशा जो भी मैं यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ यहाँ पे, तो दैट डिस्कशन इज़ वैलिड फॉर कंडक्टर। और वैसे पहले भी हमने कैविटी के केसेस कुछ लिए थे, लेकिन बस उसमें हमने ये देखा था कि चार्जेस जो है वो किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से इंड्यूस चार्जेस आते हैं, इंड्यूस चार्जेस का मैग्नीट्यूड वगैरह क्या होता है, बस उनको ही हमने देखा था। हमने वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की पहले कैलकुलेशंस नहीं की थी। तो जो लेक्चर नंबर 6 था उसमें हमने जब कंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट की थी और गॉस लॉ के थ्रू उन प्रॉपर्टीज़ को हमने देखा था, तो वहाँ पे हमने चार्जेस के बारे में ज़रूर देख लिया था, लेकिन क्योंकि उस टाइम तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशंस करनी नहीं सीखी थी यूजिंग गॉस लॉ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने वहाँ पे कोई कमेंट नहीं किए। और लेकिन अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशंस को सीख लिया है कि यूजिंग गॉस लॉ हम कैसे कर पाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशंस, और भी कई सारी चीज़ें हमने देख रखी हैं इन बिटवीन। तो अब यहाँ पर इस टॉपिक को लिया जा सकता है कि यहाँ पर इसमें चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से आएगा, कहाँ पे कैसा आएगा, उसको भी हम इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहला केस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो कई सारे केसेस हम लेते जाएंगे और उन केसेस से वी विल ड्रॉ सम कंक्लूजन्स, और जो भी कंक्लूजन्स हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे वो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि वो हर जगह करीब करीब वैलिड होंगे और उनका यूज़ करते हुए डिफरेंट केसेस को हम यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस केस। पहला केस लेते हैं इसमें। तो इसमें सिमेट्रिक नॉन सिमेट्रिक हम हर तरह केसेस लेने की कोशिश करेंगे, और एक बार जो कंक्लूजन्स के मैं जो बात कर रहा हूँ, अगर वो कंक्लूजन्स हम सीख जाएंगे तो उसके बाद में सारे केसेस उन कंक्लूजन के थ्रू हम हैंडल कर पाएंगे। तो लेट अस सपोज दिस इज़ स्फेरिकल कंडक्टर, जिसमें एक स्फेरिकल कैविटी यहाँ पे क्रिएट की हुई है। तो इसमें कोई मटेरियल नहीं है और ये सारा कंडक्टिंग मटेरियल है। फिलहाल के लिए मैं केस जो ले रहा हूँ उसमें सपोज मैं इसे बाहर से कुछ चार्ज प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्यू के बराबर कैपिटल क्यू चार्ज को प्रोवाइड किया गया। तो ये हमने ऑलरेडी देख रखा है कि जो भी ये चार्ज हम कंडक्टर को देते हैं वो इसके आउटर सरफेस पे रहता है। वैसे सरफेस यहाँ पर भी है, कैविटी इनर सरफेस यहाँ पर, लेकिन इस इनर सरफेस पे कोई भी चार्ज नहीं रहता है। ये ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं, तो उसको अब मैं अगेन प्रूफ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो चार्ज है, दिस चार्ज इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द आउटर सरफेस, और क्योंकि जो सरफेस है आउटर सरफेस दैट इज़ रेगुलर सिमेट्रिक सरफेस, और अभी फ़िलहाल मैं जो भी केसेस ले रहा हूँ उसमें कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस नहीं है, यानी कि बाहर कोई चार्ज या फिर कुछ ऐसा नहीं है जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा हो। तो उनको भी हम बाद में देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी बाहर कोई चार्जेस यहाँ पर स्पेस में नहीं है। जो भी चार्जेस हैं बस वो या तो इसके पास है या फिर कैविटी में चार्जेस हम लेंगे इसमें। तो ये सारा का सारा चार्ज इसका आउटर सरफेस पे होगा। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे बात करते हैं कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इसमें, तो इन केसेस में आप देखो कि जो लाइन्स है वो यहाँ से ऑरिजिनेट होंगी, इस तरीके से लाइंस रेडियली ऑरिजिनेट होंगी यहाँ पे, क्योंकि चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बिल्कुल। तो बिल्कुल सिमेट्रिक तरीके का डायरेक्शन आएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का। और जब भी हम कंडक्टिंग सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाते हैं तो कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होना चाहिए इसके अंदर। तो यहाँ से लाइन्स निकलेंगी, वो इन्फिनिटी पे जाकर टर्मिनेट होंगी। यहाँ पे हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, और इसमें अगर किसी भी तरीके के चार्जेस अगर नहीं हैं तो कोई भी लाइन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि लाइन या तो ऑरिजिनेट होती है, टर्मिनेट होती है, कुछ इस तरीके का होता है यहाँ पे। तो जो भी लाइन्स हैं बस वो यहाँ एग्जिस्ट करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो हम ये चीज़ याद रख सकते हैं कि कैविटी के अंदर अगर कोई भी चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। मटेरियल में तो होगा ही होगा जीरो। यही सबसे बड़ा हमारे पास में वेपन है चीज़ों को प्रूफ करने का कि मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि ये लाइंस मुझे दिख रही हैं इसके अंदर। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है उसकी कैलकुलेशन की कोई बात ही नहीं उठती है। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन है आप बाहर यहाँ पे कर सकते हो, बाहर के किसी पॉइंट पे, लेट से मान लीजिए यहाँ कहीं करना है मुझे, तो आप गॉसन सरफेस यहाँ पे क्रिएट करो। तो एक गॉसन सरफेस अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करूँ, ठीक है, ऑब्वियसली कि एक स्फेरिकल गॉसन सरफेस हमें क्रिएट करनी होगी, और बिल्कुल जैसे हमने कैलकुलेशन अब तक की है उसी तरह कैलकुलेशन यहाँ पर होगी। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है तो जो LHS है हमारा वो हो जाएगा E × 4πr², और RHS में हो जाएगा यहाँ पे चार्ज Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिर्फ यही चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखोगे कि वही k3r² टाइप का आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ k3r², और अंदर किसी भी तरीके का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर नहीं है। तो एक कंक्लूजन जिसमें यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, इफ़
there is no charge, or ये general, in general this conclusion is true. If there is no charge inside the cavity, then electric field inside the cavity is zero. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जिसको हम याद रखेंगे. तो अगर कैविटी में कोई चार्ज नहीं है तो कैविटी में किस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा. ये कैविटी किसी भी तरीके की हो सकती है. जस्ट मैं यहाँ पे इसको बनाया तो यहाँ पर डायग्राम मान लीजिए कंप्लीटली रैंडम सिचुएशन भी अगर है यहाँ पर, और मैंने जो भी चार्ज दिया वो चार्ज इसके आउटर सरफेस पर रहेगा. बस आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अब यहाँ पर रैंडम तरीके का रहेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन दिस सरफेस, लेकिन रहेगा. सरफेस से स्टार्ट होगा तो सरफेस के परपेंडिकुलर होता हुआ स्टार्ट होगा. सरफेस पे परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए. ये कंडक्टर की मजबूरी है यहाँ पर इस तरीके की कि इट मस्ट है परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस. ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये जैसा यहाँ पे एक रेडियली इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा था वैसा नहीं है, लेकिन जहाँ से भी सरफेस से स्टार्ट हो रहा है सरफेस के ये परपेंडिकुलर होना चाहिए. तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर बाहर एग्जिस्ट करेगा और अंदर किसी भी तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं. ए इज़ जीरो, ए इज़ ज़ीरो, ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. इसका मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कैलकुलेट किया जा सकता है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो किसी भी तरीके के अजीब व गरीब डायरेक्शन में यहाँ पर आ सकता है. यहाँ पर तो क्या हो गया था कि सरफेस वाज रेगुलर और कोई इसको डिस्टर्ब करने वाला एजेंट था नहीं यहाँ पे, तो चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना था यहाँ पर. लेकिन यहाँ पे तो सरफेस जो है वो इरेगुलर टाइप की सरफेस है, और इरेगुलर सरफेस है तो जो भी चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो भी इरेगुलर टाइप का ही होगा. तो हम कोई गॉसियन सरफेस यहाँ पे ऐसी क्रिएट नहीं कर पाएंगे जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कर पाएँ. तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मुझे दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन वी आर हेल्पलेस. हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते. वी कैन कैलकुलेट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हम कोई ऐसे गॉसियन सरफेस यहाँ पे क्रिएट नहीं कर पाएंगे बिकॉज देयर इज़ नो सिमेट्री. जो गॉस लॉ है वो हमारी हेल्प तभी कर पाता है जब यहाँ पे कुछ सिमेट्री हो. जैसे यहाँ पर सिमेट्री है, इट कैन हेल्प अस, लेकिन यहाँ पे कोई सिमेट्री नहीं है तो ये किसी भी तरीके से हमारी हेल्प नहीं कर पाएगा. अगला केस लेते हैं इसमें. तो सपोज़ यहाँ पर ये कंडक्टर और इसके अंदर ये कैविटी है, और सपोज़ जो कंडक्टर है वो न्यूट्रल है. कंडक्टर इज़ न्यूट्रल, यानी कंडक्टिंग मटेरियल के पास में कोई नेट चार्ज नहीं. कंडक्टर इज़ न्यूट्रल. बस एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर रखा गया है इस कैविटी के अंदर, और अभी मैंने थोड़ी सिमेट्री यहाँ क्रिएट कर रखी है जिससे कि कुछ कंक्लूजन्स निकालने हमारे लिए थोड़े से आसान हो जाए यहाँ पर इसके अंदर, और उन्हीं कंक्लूजन्स को हम थोड़े जनरल केसेस में भी यूज़ कर पाएंगे. तो स्फेरिकल कंडक्टर कैविटी जो अंदर बनी हुई है वो स्फेरिकल है, और जो चार्ज रखा गया है वो सेंटर पर रखा गया है इसमें. और इसके बाद में हमें अब बहुत सारी चीज़ों का एनालिसिस करना है. और एनालिसिस किन चीज़ों का, एक तो कि चार्ज कहाँ पे किस तरीके से आएगा, वैसे वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और उसके बाद में कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से रहेगा वो सारी चीज़ें देखनी है. तो लेट अस फर्स्ट सी द चार्जेस, के चार्जेस यहाँ पे किस तरीके से आएंगे. तो जब प्लस क्यू यहाँ पर होता है तो हमने यहाँ पर गॉसियन सरफेस यानी कि इसके जस्ट बाहर गॉसियन सरफेस लेकर के ये प्रूफ किया है पहले भी कि क्योंकि यहाँ पे मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो फ्लक्स जीरो हो जाना चाहिए, और फ्लक्स जीरो होने का मतलब नेट चार्ज जीरो हो जाना चाहिए. तो नेट चार्ज जीरो करने के लिए इसकी प्रेजेंस की वजह से यहाँ पे चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं. और कितने चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, एग्जैक्टली माइनस क्यू. तो जितना प्लस है उतना माइनस चार्ज यहाँ पर इंड्यूस हो जाएगा. तो दिस इज़ द माइनस क्यू इंड्यूस चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ दिस कैविटी. और क्योंकि ये पूरा जो मटेरियल है वो न्यूट्रल है, तो अगर ये न्यूट्रल है तो न्यूट्रलिटी इसके मेंटेन रहनी चाहिए. नेट चार्ज तो तभी किसी मेटेरियल के पास में आ पाता है जब या तो इलेक्ट्रॉन उससे बाहर चला जाए या इलेक्ट्रॉन उसमें आ जाए. तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे, ना तो यहाँ से कहीं इलेक्ट्रॉन निकल करके जा रहा है, ना बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन की सप्लाई यहाँ पर हो रही है. तो ऐसा कुछ नहीं है, बस अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर के यहाँ पर आ गए हैं, जिसको हम इंड्यूस चार्ज बोल रहे हैं इसके अंदर. और फाइनली इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन आ जाती है. इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में जो चार्जेस जितना जहाँ पर जाकर के सेट होना था सेट हो जाता है, और मटेरियल में किसी तरीके का नेट चार्ज रहता नहीं है. अगर कोई भी नेट चार्ज रहेगा तो वो सरफेस पे ही हो सकता है. तो जो ये इनर सरफेस है वो नेगेटिवली चार्ज हो गई है, तो बदले में जो यहाँ पर ये आउटर सरफेस है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी विद द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्लस क्यू. तो प्लस क्यू चार्ज विल बी एट द आउटर सरफेस. प्लस क्यू चार्ज इज एट द आउटर सरफेस.
तो यहाँ पे वैसे हाईली सिमेट्रिक केस है, तो आप ये देख सकते हो कि ये जो अंदर का चार्ज है, ठीक है, माइनस क्यू है, लेकिन माइनस क्यू है तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड किस तरीके से है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पर यूनिफॉर्मली। तो मैं यहाँ पे एक टेबल से यहाँ बना लेता हूँ, जैसे एक मैं बोल देता हूँ इनर सरफेस, ठीक है, दिस इज इनर सरफेस, और इसको मैं बोल देता हूँ आउटर सरफेस। इनर सरफेस पे जो चार्ज यहाँ पर आया है वो कितना आया, माइनस क्यू। किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है उसका, उसको हम ब्रैकेट में लिख देता हूँ यूनिफॉर्म, यू फॉर यूनिफॉर्म। आउटर सरफेस जो है ये, इस पे चार्ज कितना आया है, प्लस क्यू, और ये भी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा यहाँ पे, यूनिफॉर्मली, क्योंकि जो सरफेस है वो सरफेस सिमेट्रिक है। तो सिमेट्री का फ़ायदा उठाते हुए हमने यहाँ पर ये बोल दिया कि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होंगे यहाँ पर इसमें। तो ये रहा चार्जेस का सिलसिला कि चार्जेस किस तरीके से रहेंगे यहाँ पर इसमें। अब हर एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करेंगे यहाँ पे, और कौन कौन सी जगह है, कौन कौन से पॉइंट है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो बीच में मटेरियल आ गया, इस मटेरियल के आ जाने की वजह से एक हिस्सा, एक रीजन ये बन गया जिसको हम बोलेंगे इनसाइड द कैविटी वाला रीजन। एक हिस्सा यहाँ पर ये वाला बन गया जो कि मटेरियल वाला रीजन हो गया, और एक हिस्सा यहाँ पर ये आउटसाइड वर्ल्ड हो गया, बिल्कुल एक्सटर्नल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 3 तरीके के पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। सपोज एक पॉइंट जो कोई यहाँ कहीं पर है, लेट्स से दिस इज पॉइंट नंबर 1, 3 डिफरेंट रीजन, उसमें 3 डिफरेंट पॉइंट्स जस्ट रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स हैं कि उन जगहों के, उन रीजन्स के रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स हैं कि यहाँ पर पहले तो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा करेंगे कि यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और फिर देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास में 3 तरीके के चार्जेस थे, वी हैव 3 टाइप ऑफ चार्जेस, और उन चार्जेस का यहाँ पे कैसा कैसा हिस्सेदारी हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, कौन कितना इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो फर्स्ट पे जो फर्स्ट नंबर वाला है यहाँ पे, वो कैविटी के अंदर का पॉइंट है। अब आप देखो यहाँ पर कि यहाँ से जो लाइंस निकलेंगी वो लाइंस इस तरीके से निकलेंगी, रेडियल, एक तो सेंटर पर रखा है, और अल्टीमेटली लाइंस को परपेंडिकुलर होना है। आप इसका जरूर ध्यान रखो कि लाइंस मस्ट बी परपेंडिकुलर एट दिस सरफेस, क्योंकि ये कंडक्टर की सरफेस है। तो प्लस से यहाँ से लाइंस निकली और उसको टर्मिनेट होने के लिए नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अवेलेबल है, और लाइंस को कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, यानी वो सीधा निकलेंगे, रेडियल और परपेंडिकुलर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि चार्ज यहाँ पे सेंटर पे रखा हुआ है। तो सेंटर पे क्योंकि चार्ज रखा हुआ है तो एफर्टलेसली लाइंस और परपेंडिकुलर, उनको कुछ भी अलग करने की ज़रूरत नहीं है। जो वो काम पहले करते आए हैं उसी तरीके से एग्जैक्टली अगर वो चलते हैं तो लाइंस ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर हो जाती हैं। तो ये तो डायग्राम बड़ा ही अच्छा सा बन गया इसमें, और इसके लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है किसी भी पॉइंट, 1 तो जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ बता दिया कि 1 इज़ इनसाइड द कैविटी, तो कोई भी इस तरीके का पॉइंट है तो मुझे बस ये एक गॉसियन सरफेस बनानी होगी यहाँ पर, और रेडियस वगैरह इसका आप आर बोल दो, यहाँ पर स्मॉल आर से रेडियस को रिप्रेजेंट कर दिया मैंने इसके अंदर। तो जो 1 पॉइंट है दैट इज़ इनसाइड द कैविटी, इस 1 नंबर पॉइंट पे आप देखोगे वही सारी कैलकुलेशन आ जाएगी जो आप पहले से करते आ रहे हो, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और इसके अंदर जो चार्ज होगा बस वो यही वाला होगा, तो Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेट KQ बाई आर स्क्वायर, और इसको मैं E1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, लेट्स से दिस इज E1, तो E1 जो होगा वो KQ बाई आर स्क्वायर हो गया। अब मैं नंबर 2 पे आता हूँ, तो नंबर 2 पे वैसे आपको कोई कैलकुलेट करने की ज़रूरत है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि जो 2 है वो इनसाइड मटेरियल है, मटेरियल का पॉइंट है ये, या कई बार इसको बोला जाता है इन द मीट ऑफ कंडक्टर, इट इज़ इन द मीट ऑफ कंडक्टर। और कंडक्टर के मीट में, कंडक्टर के मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना ही होना है, चाहे अब कुछ भी हो जाए, ठीक है। इनकी टेंशन है कि ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, क्या होंगे, कुछ भी होगा, लेकिन इसको 0 होना ही होना है, ये तो सर्टेनिटी है बिल्कुल कि ये 0 होगा ही होगा। नंबर 3 पे आते हैं। पहले मैं लाइंस को एक बार यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, तो क्योंकि जो चार्जेस हैं वो चार्जेस यहाँ पे इस तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्फेरिकल सरफेस है, तो बड़े आराम से अगर ये रेडियल रहता है और इसका जो एक्सटेंशन ऐसा लगेगा सेंटर से आ रहा है, वो एक्सटेंशन पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो, लेकिन ऑब्वियस है कि लाइन्स इधर की तरफ नहीं है, लाइन्स सीधी इस तरीके से निकल रही है यहाँ से ऑरिजिनेट होती हुई लाइन से यहाँ पर ये, तो इस तरीके की रेडियल लाइंस होंगी, और ये रेडियल लाइंस एफर्टलेसली परपेंडिकुलर होंगे, इनको कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं, बस रेडियल हो जाना है बस। तो सारी सिमेट्री वगैरह का फ़ायदा उठाते हुए आप सीधे सीधे यहाँ बोल सकते हो, ये आउट अवे होगा यहाँ पर, ये बाहर निकलती हुई लाइन्स रेडियली आउटवर्ड्स। तो इसके लिए भी आप उसी तरीके का एक गॉसियन सरफेस क्रिएट कर लो। तो सपोज अगर मैं ये गॉसियन सरफेस क्रिएट करता हूँ, 0.3 जस्ट एक रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट है, तो ये गॉसियन सरफेस हमने क्रिएट कर लिया इस तरीके का।
और ये जो गॉसियन सरफेस क्रिएट किया इस पर अगर आप गॉस लॉ लगाओगे तो अगेन वही सारी सिमेट्री आप बोलोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह वही ई के बराबर। डिस्टेंस को अगेन आप आर से रिप्रेजेंट कर लो, यहाँ पर आर ऐसा है जो कि हमें बिल्कुल बाहर की तरफ ले गया है। तो अगेन आप E3 इंटू 4πr², चार्ज तो Q और माइनस Q, कोई नेट चार्ज नहीं आया, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज होगा वो आउटर सरफेस का एक तरीके से चार्ज काउंट हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, Q है, बाहर वाले सरफेस पे भी जो चार्ज है वो प्लस Q है, Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। और E3 की वैल्यू भी आप कैलकुलेट करोगे तो वही आ जाएगी KQ डिवाइडेड बाय R²। तो हर एक रीजन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशंस कर ली हैं। अब अगला सवाल यहाँ पर यह आता है कि कंट्रीब्यूशन क्या है, यानी जब आप पॉइंट नंबर 1 की बात करते हो तो हमारे पास में जो चार्जेस हैं वो 3 तरीके के हैं। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ यहाँ पर इसमें कि यहाँ पे मैं जो 3 तरीके के चार्जेस हैं उनको लिख देता हूँ, जस्ट एक टेबल टाइप का बना लेते हैं। ये जो Q चार्ज है, ठीक है, और ये इनर सरफेस का चार्ज है जो कि माइनस Q आया है, I फॉर इनर, और यहाँ पर एक ये आउटर सरफेस का चार्ज है जो कि प्लस Q है। और पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक जगह पे नेट का भी एक कॉलम बना देता हूँ। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या क्या है, तो 1 पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया था KQ/R², रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड है। 2 पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। 3 पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अगेन KQ डिवाइडेड बाई R², अगेन रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड, सबके लिए वही सेंटर है यहाँ पर इसमें। अब आते हैं इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस के ऊपर, ठीक है। जब आपको इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन देखना है तो आपको बस अब ज़्यादा बस आपने जो पहले फार्मूलेज पढ़े हुए हैं तो आप देख लोगे कि आप उन फार्मूलेज को अप्लाई यहाँ पे कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। फार्मूलेज आप तब अप्लाई कर पाओगे जब, यानी बिल्कुल जैसे आपने डराइव किए थे, क्या वही कंडीशन यहाँ पे लग रही है कि नहीं लग रही है, चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हैं या नहीं है, क्या है, ठीक है। तो मैं पॉइंट नंबर 1 की बात कर लेता हूँ सबसे पहले। तो पॉइंट नंबर 1 पे इस Q की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ये तो पॉइंट चार्ज है, और पॉइंट चार्ज से अगर मेरे को R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा तो हमेशा मेरा आंसर क्या होगा, KQ/R²। तो पॉइंट नंबर 1 पे मेरे को Q का कंट्रीब्यूशन तो बहुत आसानी से पता है क्योंकि पॉइंट चार्ज है, KQ/R² होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर जो इनर सरफेस पे माइनस Q है उसका क्या कंट्रीब्यूशन होगा इसमें, तो इसके लिए अब आप याद करो कि कोई भी एक स्फेरिकल लेयर होती थी, ठीक है, थिन शेल वगैरह जो भी है, अगर एक स्फेरिकल लेयर है और उस स्फेरिकल लेयर पे अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है तो इस तरीके के लेयर अंदर वाले पॉइंट पे जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। अंदर चाहे कोई पॉइंट हो, कोई पॉइंट ले लो आप यहाँ पर, अगर इस पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो उस केस में ये अंदर के पॉइंट पे जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी और बाहर के पॉइंट पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी जैसे लगेगा कि जो चार्ज है वो सेंटर पर ही रखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसका फ़ायदा उठा लेते हैं हम। तो यहाँ पर ये जो चार्ज है ये एक स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, यहाँ पे यूनिफॉर्मली स्फेरिकल लेयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। इसके वजह से अंदर के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा और बाहर पे ये कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, लगेगा कि सेंटर पे रखा हुआ चार्ज है, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा बाहर वाले पॉइंट्स के लिए। तो हम तो अभी अंदर वाले पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, तो इस लेयर की वजह से अंदर के किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो ही आएगा। तो इसका इंडिविजुअल अकेले का कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो आ गया यहाँ पर इसमें। और 3 भी वैसा ही है, ये जो आउटर सरफेस है ये भी वैसा ही है। यहाँ पर भी क्या है, वो स्फेरिकल लेयर, तो स्फेरिकल लेयर पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, तो इस तरीके के लेयर की वजह से अंदर का कोई पॉइंट, अब वो पॉइंट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो इस लेयर के लिए तो ये सारे पॉइंट्स अंदर के पॉइंट्स हुए। तो इस लेयर की वजह से अंदर के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही आएगा और ये पॉइंट 1 भी इस लेयर के लिए अंदर का पॉइंट है, तो ये जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा इसकी वजह से। तो आप देख सकते हो कि पॉइंट नंबर 1 पे फिलहाल अभी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली यहाँ पर क्या है, KQ/R², और वो अकेला यही प्रोड्यूस कर रहा है, इस तरीके का इसमें दिखा है मुझे। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 2 पे जैसे अगर इसके वजह से अगर बात की जाए तो मान लीजिए अगर आप कोई भी R डिस्टेंस ले लेते हो तो पॉइंट चार्ज का तो आपको पता ही है कि पॉइंट चार्ज क्या करता है, KQ/R²। पॉइंट चार्ज का तो कुछ कहना ही नहीं है, KQ/R² सिंपली। अब इसके बाद में मैं ऐसा करता हूँ कि पहले आउटर का देख लेता हूँ। तो जो आउटर वाला है यहाँ पे, उस आउटर का मुझे पता है कि वो तो क्या करेगा, यहाँ पर आउटर वाला यहाँ पे क्या करेगा, अंदर का पॉइंट है, तो अगर ये अंदर का पॉइंट है तो आउटर वाला जीरो प्रोड्यूस करेगा और नेट भी यहाँ पे क्या आना है, जीरो आना है। इसको मैं थोड़ा रेडियली आउटवर्ड ऐसे करके दिखाता हूँ, ये रेडियली आउटवर्ड था, ये रेडियली आउटवर्ड था। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो चार्ज है
ये जो चार्ज है यहाँ पे इनर सरफेस पे माइनस क्यू, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करेगा, रेडियली इन्वर्स प्रोड्यूस करेगा और उतना ही प्रोड्यूस करेगा जितना ये प्लस क्यू कर रहा है, ठीक है। तो ये के क्यूब आर स्क्वायर ही प्रोड्यूस करेगा, लेकिन डायरेक्शन इसका जस्ट रेडियली इन्वर्स हो जाएगा, जिससे मिला जुला करके यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो ऐसा लग रहा है कि प्लस क्यू यहाँ पर जो भी काम कर रहा है उसका जस्ट उल्टा ये काम कर रहा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करा रहा है यहाँ पर इसमें। और भी कंक्लूजन हम ड्रॉ करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी इस टेबल को अभी फिल करते हैं कम्प्लीटली। पॉइंट नंबर 3 यानी कि जो बिल्कुल आउटर पॉइंट है यहाँ पर, इन सभी से आउटर पॉइंट, कंडक्टर से बाहर का पॉइंट, यहाँ की बात करते हैं। तो यहाँ की बात जब हम करेंगे इसमें, तो इसमें यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला जो चार्ज है इसके वजह से के क्यूब आर स्क्वायर पॉइंट चार्ज। अभी जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, तो एक स्फेरिकल लेयर पे चार्ज है और ये जो स्फेरिकल लेयर है इसके वजह से बाहर के किसी पॉइंट पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। तो के क्यूब आर स्क्वायर ही होगा, लेकिन क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो इन्वर्स हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पर। और ये भी एक स्फेरिकल लेयर है, इस स्फेरिकल लेयर की वजह से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, के क्यूब आर स्क्वायर इन दी आउटवर्ड डायरेक्शन, रेडियली आउटवर्ड्स। और आप देख सकते हो कि ये और ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यूब आर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर भी ये और ये कैंसिल हो गए और ये अकेला ही कैंसिल हो गया, तो नेट क्या आ गया, जीरो आ गया। यहाँ पर ये अकेला आया, ये सब आपस में कैंसिल हो गए, जीरो जीरो आ गए, तो नेट यहाँ पर ये आया। तो हमने इस टेबल को कम्प्लीटली फिल कर लिया है और कम्प्लीटली फिल करने के बाद में अब यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी है कि इससे हम कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ कर लें। तो एक कंक्लूजन तो यहाँ पर ये है कि ये जो कंडक्टिंग मटेरियल है, ये कंडक्टिंग मटेरियल एक शील्ड की तरह बिहेव करता है और ये अंदर के चार्जेस और बाहर के चार्जेस को एक तरीके से आपस में इंडिपेंडेंट रखता है। यानी अंदर के जो चार्जेस हैं उनका इफ़ेक्ट वो बाहर पहुँचने नहीं देता है। एक बार इसको ज़रा समझ लेते हैं कि अंदर के चार्जेस के इफ़ेक्ट को बाहर कैसे नहीं पहुँचने दे रहा है। तो इस डायग्राम को देख करके कुछ ऐसी फील आएगी कि यहाँ से लाइन्स ऑरिजिनेट हुई, यहाँ से चली, लेकिन सबके सब इस सरफेस पे जाकर टर्मिनेट हो गई। कोई भी लाइन एग्जिस्ट नहीं कर रही इस मटेरियल के अंदर, मटेरियल के अंदर लाइन का कोई एग्जिस्टेंस यहाँ पर है ही नहीं। तो यहाँ से हम कुछ इसको ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि ये प्लस क्यू और ये जो माइनस क्यू यहाँ पर इंड्यूस हुआ है, इनका नेट इफेक्ट बाहर के किसी पॉइंट पे, चाहे वो पॉइंट नंबर 2 हो या पॉइंट नंबर 3 हो, बस वो कैविटी से बाहर होना चाहिए। तो इस चार्ज का और इस चार्ज का कोई भी इफेक्ट जो है बाहर नहीं पहुंच पाएगा। ऐसा लग रहा है कि सारे इफेक्ट को यहीं पे टर्मिनेट करवा दिया गया है, सारे इफेक्ट को यहाँ पे टर्मिनेट करवा दिया गया। तो कई बार स्टूडेंट्स इस लाइन को गलत भी समझ लेते हैं, उनको लगता है कि पॉइंट नंबर 2 पे इंडिविजुअली प्लस क्यू का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इंडिविजुअली प्लस क्यू का भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंडिविजुअली इस माइनस क्यू का भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इन दोनों का नेट मिलाकर के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पर क्या रहेगा, जीरो रहेगा, या पॉइंट नंबर 3 पे वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो कैविटी के बाहर जो भी पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स कैविटी के बाहर के पॉइंट्स हैं। तो इन सारे बाहर के पॉइंट्स पे किसी भी तरीके का नेट इफेक्ट, जब भी मैं इफेक्ट वर्ड बोल रहा हूँ इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो किसी भी तरीके का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो अंदर के चार्जेस हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो लेट अस ड्रॉ दिस कंक्लूजन्स, और इनको मैं लिखता भी चला जाता हूँ यहाँ पे। तो देयर इज नो नेट इफेक्ट ऑफ चार्जेस इनसाइड द कैविटी। अब इनसाइड द कैविटी कौन चार्जेस की बात हो रही है, तो एक तो है जो प्लस क्यू है और उसके अलावा जो इनर सरफेस है, एंड ऑन इनर सरफेस, यानी कि कैविटी के अंदर जो कुछ भी उसका कोई इफेक्ट बाहर नहीं होगा। तो देयर इज़ नो नेट इफेक्ट ऑफ चार्जेस इनसाइड द कैविटी, दैट इज़ ये वाला प्लस क्यू और ये जो माइनस क्यू इंड्यूस हुआ है, ठीक है। तो जो हमने चार्ज रखा है वो और जो इंड्यूस हुआ है वो, तो प्लस क्यू एंड ऑन द इनर सरफेस इज ज़ीरो फॉर ऑल द पॉइंट्स आउटसाइड द कैविटी। और इसी से आप एक और कंक्लूजन निकाल सकते हो, जैसे अभी मैंने यहाँ बोला कि बाहर के किसी पॉइंट पे इन दोनों का कोई भी नेट इफेक्ट नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो माइनस क्यू है ये बाहर के चार्जेस के लिए एक तरीके से जहाँ पर प्लस क्यू रखा है वहीं पर ये इंड्यूस चार्ज भी रख दिया गया है कंसंट्रेट करके। तभी तो ऐसा हो रहा है कि यहाँ के इस पॉइंट पे यहाँ पर रखा हुआ प्लस क्यू जो इफेक्ट दिखा रहा है वही इफेक्ट एग्जैक्टली माइनस क्यू भी दिखा रहा है। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर ये पॉइंट चार्ज रखा गया है वही एक तरीके से सेंटर ऑफ चार्ज है
फॉर दिस चार्ज, जो कि इंड्यूस चार्ज है यहाँ पर इनर सरफेस पे, तो इसको मैं आगे लिखता हूँ उसमें। तो इट सीम्स दैट फॉर पॉइंट्स outside the cavity, the charge induced on inner surface is concentrated at location of point charge in the cavity। तो जिस लोकेशन पे पॉइंट चार्ज अंदर यहाँ पे कैविटी में रखा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक प्लस क्यूब रखा हुआ है और यहीं पर एक माइनस क्यूब रखा हुआ है, और क्योंकि दोनों एक ही लोकेशन पे रखे हुए हैं तो उनका कोई भी इफेक्ट बाहर के किसी भी पॉइंट पे यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, किसी तरह का कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो ये तो हो गया अंदर वाले चार्जेस का बाहर। तो ऐसा लग रहा है कि सारी जो भी लाइन्स यहाँ से निकल रही हैं उन लाइनों को यहाँ पर रोक लिया गया, कोई यहाँ पे खड़ा है जो उसको रोक लेता है, एक शील्ड की तरह है जो कि उसको रोक लेती है और उन लाइंस को बाहर निकलने नहीं देती है। तो इसका ये मतलब नहीं निकालना इन लाइंस का कि इंडिविजुअल इफेक्ट भी ख़त्म हो गए। जैसे अगर मैं 2 नंबर की बात करूँ तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है 2 वाला जो पॉइंट है वहाँ पे इस चार्ज का भी इफेक्ट है, इस माइनस चार्ज का भी इफेक्ट है, लेकिन दोनों का मिला करके क्या इफेक्ट आ रहा है, दोनों का मिला करके इफेक्ट आप देखोगे एक इधर कर रहा है तो एक इधर कर रहा है, तो दोनों का मिला करके इफेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। तो इसी को आप यहाँ पे मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हो कि एट पॉइंट्स 2 and 3, 2 और 3 टाइप के पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q जो हमने रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द इनर सरफेस, इनका जो समेशन है वो समेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल। अगेन अगला कंक्लूजन यहाँ पर ये है, अब ये क्योंकि शील्ड की तरह काम कर रहा है, इस तरह की कि इसकी प्रॉपर्टी निकल करके आगे कि इट इज़ एक्टिंग लाइक ए शील्ड, तो अब ये बाहर के इफेक्ट को भी अंदर आने नहीं देगा। यानी कि कोई भी लाइन ना तो यहाँ से पेनिट्रेट करके ऐसे जा सकती है, और अगर मान लीजिए बाहर भी अगर यहाँ कोई चार्ज रखा है तो उसकी लाइन भी पेनिट्रेट करके यहाँ पर अंदर नहीं जा सकती है। अभी हमने वो एग्जांपल लिए नहीं है, लेकिन जस्ट मैं यहाँ पर इस कंक्लूजन को भी लिख देता हूँ कि बाहर का कोई भी चार्ज हो, बाहर के चार्ज के नाम पे हमारे पास में यही वाला चार्ज सिर्फ जो कि आउटर सरफेस पे इंड्यूस हुआ है, तो बाहर का चार्ज अभी सिर्फ हमारे पास में यही वाला चार्ज है जो कि आउटर सरफेस पे दिखाया जा रहा है। तो बाहर के चार्जेस जो भी हैं उनका भी कोई अंदर इफेक्ट नहीं आएगा, अंदर के जो चार्जेस हैं उनका भी कोई बाहर इफेक्ट नहीं जाएगा। ये जो बीच में मटेरियल आ रहा है, ये जो मटेरियल है उस मटेरियल ने ऐसा लग रहा है कि दोनों का आपस में कम्युनिकेशन ख़त्म कर दिया है। यानी ये जो चार्जेस हैं, ये चार्जेस अंदर वाले चार्जेस पे किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं डाल पा रहे हैं, कोई भी किसी पॉइंट पे कोई इफेक्ट नहीं रख पा रहे हैं, और ये जो अंदर के चार्जेस हैं, ये अंदर के चार्जेस बाहर के किसी पॉइंट पे अपना कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं इसमें। तो अंदर के चार्जेस और बाहर के चार्जेस ऐसा लग रहा है कि आपस में इंडिपेंडेंट टाइप के हो गए हैं। ये अपना इंडिपेंडेंटली यहाँ पर बाहर इफेक्ट दिखा रहा है, ये अपने इंडिपेंडेंटली अंदर अंदर इफेक्ट दिखा रहे हैं, लेकिन बाहर इनका नेट इफेक्ट क्या हो गया, 0 हो गया इसमें। तो लेट अस राइट दैट पॉइंट ऑल्सो। चार्जेस आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब है एट द आउटर सरफेस, एंड अगर कोई बाहर जैसे मतलब यहाँ पे भी कोई चार्ज रखा हो सकता है, एंड चार्ज आउटसाइड द कंडक्टर। तो सरफेस का चार्ज और बिल्कुल बाहर रखा हुआ जो चार्ज है उनको हम बोल रहे हैं चार्जेस आउटसाइड। तो इस तरीके के जो आउटसाइड चार्जेस हैं, चार्जेस आउटसाइड हैव नो नेट इफेक्ट। हमेशा आप इस वर्ड को ध्यान रखो, मैं बार बार यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, नेट। तो इनका जो नेट इफेक्ट है वो यहाँ पर क्या 0 होगा। यहाँ पर भी जो वर्ड लिखा गया है इसको आप ध्यान रखो, नेट, दिस इज द की वर्ड। इंडिविजुअल इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि हो, लेकिन इंडिविजुअल इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन नेट के बारे में तो हम श्योर हैं कि नेट इफेक्ट यहाँ पर नहीं होगा। तो हैव नो नेट इफेक्ट इनसाइड द कंडक्टर। और इनसाइड द कंडक्टर बोलने का मतलब किस तरीके के पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, 1 and 2, ठीक है, 1 and 2 वाले पॉइंट्स, 1 and 2, 1 तो बिल्कुल ही कैविटी के अंदर ही है और 2 जो है वो मटेरियल में है। तो इधर के जो चार्जेस हैं, आउटसाइड वर्ल्ड जो है
एक तरीके से आप इसको बोल दो आउटसाइड वर्ल्ड और एक तरीके से यहाँ पर इसको बोल दो इनर वर्ल्ड। तो दोनों वर्ल्ड को सेपरेट करने वाला ये मटेरियल है। इस मटेरियल ने पूरे वर्ल्ड को दो भाग में डिवाइड कर लिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। वन इज़ आउटसाइड वर्ल्ड, वन इज़ इनसाइड और इनर वर्ल्ड। ये आउटसाइड वर्ल्ड जो है वो इनर वर्ल्ड को किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं दिखा रहा है, एक तरीके से नेट इफेक्ट नहीं दिखा पा रहा है। और ये जो इनर वर्ल्ड है यानी कि अंदर के जो चार्जेस हैं वो बाहर किसी भी तरीके का अपना नेट इफेक्ट नहीं दिखा पा रहे हैं। दिस इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। एक तरीके से बीच में शील्ड आ गई है। ये शील्ड ना तो इधर से कुछ अंदर जाने दे रही है, ना उधर से कुछ इधर की तरफ अंदर आने दे रही है, बाहर की तरफ जाने दे रही है। तो इस सीरीज़ में अगला केस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। अब के बार जो प्लस क्यू चार्ज है वो सेंटर पे ना रख के थोड़ा ऑफ द सेंटर रखा गया, सेंटर पे नहीं रखा गया इसको। तो अगेन जहाँ तक बात है इंड्यूस चार्जेस की, तो अगर मैं यहाँ पर इनर सरफेस पे देखूँ और आउटर सरफेस पे देखूँ, तो इनर सरफेस पे अगेन माइनस क्यू चार्ज आएगा और उसके वजह से यहाँ पे चार्ज कितना आ जाएगा, प्लस क्यू, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसके अंदर बस इलेक्ट्रॉन इधर से उधर हुए हैं। लेकिन अब के बार अगर आपने इसको सेंटर पे नहीं रखा है तो होगा यहाँ पर ये कि यहाँ से जो लाइंस निकलेंगी वो लाइंस एफर्टलेस होकर के यहाँ पर एफर्टलेस होकर के परपेंडिकुलर नहीं हो पाएंगी। क्योंकि अगर कोई लाइन अगर ऐसे पहुँच गई यहाँ पे और ऐसे पहुँच गई सीधे सीधे, तो फिर वो रेडियल नहीं हो पाएगी। रेडियल तब होती है जब सेंटर से इस तरीके की लाइनें निकलती हैं। तो सेंटर से अगर इस तरीके की लाइनें निकलती हैं तब वो यहाँ पर इस स्फेरिकल सरफेस से परपेंडिकुलर हो पाएंगी। लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा बेंड करना पड़ेगा, तब जाके वो परपेंडिकुलर हो पाएंगी। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, लेट से कुछ इस तरीके की डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो यहाँ से बाहर निकलेगी उसको यहाँ जाकर के कुछ ऐसे हो जाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि उसको बेंड होकर के जाना पड़ रहा है, तब वो यहाँ पर परपेंडिकुलर हो पा रही है। थोड़ा सा उसको एफर्ट लगाना पड़ रहा है परपेंडिकुलर होने के लिए, एफर्टलेस नहीं है यहाँ पर परपेंडिकुलर होने के लिए। इस यहाँ जो चार्ज है इस चार्ज से लाइन कुछ ऐसे आनी चाहिए, तब जाकर के वो परपेंडिकुलर हो पाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ इसके साथ में अब के बार यहाँ पर रहेगी। जैसे यहाँ पर अब के बार ये परपेंडिकुलर का डायरेक्शन है, तो जो लाइन यहाँ पर आएगी वो लाइन कुछ इस तरीके से ऐसे आएगी, तब जाके वो परपेंडिकुलर हो पाएगी। इस तरीके से उसको बेंड होना पड़ेगा। तो यहाँ पर फाइनल कंक्लूजन यही है कि लाइंस को इस तरीके से बेंड होना पड़ेगा परपेंडिकुलर होने के लिए। वो एफर्टलेस तरीके से यहाँ पर परपेंडिकुलर नहीं हो सकती अब के बार। लेकिन ये सियोरिटी के साथ हम बोल सकते हैं क्योंकि प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर है, तो इससे ऑरिजिनेट होने वाली जो ज़्यादा लाइन है वो इस रीजन में ज़्यादा होंगी, और ये जो रीजन है ये वाला रीजन यहाँ पे लाइंस थोड़ी सी कम होंगी। तो मैं कुछ उसी तरीके से लाइंस को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ कि लाइंस यहाँ पे थोड़ी कम कहीं पे, और यहाँ पे थोड़ी लाइंस को मैं ज़्यादा दिखा देता हूँ इसमें। और जस्ट मैं अब रैंडमली डायग्राम बना रहा हूँ, बस ये रखते हुए कि ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर होना ज़रूरी है। ठीक है, तो बस मैं परपेंडिकुलर दिखा देता हूँ, बाकी डायरेक्शंस का उतना मैं ध्यान नहीं दे पाऊँगा, बहुत ज़्यादा लाइंस जब मैं बनाऊँगा तब यहाँ पे। तो प्लस क्यू यहाँ पे रखा हुआ है और यहाँ पे थोड़ी लाइन की डेंसिटी मैंने जानबूझ के कम दिखाई है, यहाँ पे लाइंस की डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा दिखाई है। तो ज़्यादा लाइंस को टर्मिनेट करवाने के लिए आप बोलोगे कि यहाँ पे ज़्यादा चार्ज इंड्यूस होगा माइनस क्यू टोटल मिलाकर के, लेकिन यहाँ पे उसका ज़्यादा हिस्सा आएगा, उसका कम हिस्सा यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि माइनस क्यू जो होगा आपके बार वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। माइनस क्यू विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली। तो अंदर वाले सरफेस पे, क्योंकि आप देख सकते हो कि सारी सिमेट्री ख़राब हो चुकी है, लाइंस को जैसे तैसे करके अपने आप को परपेंडिकुलर करना पड़ रहा है। ठीक है, वो मुड़ तुड़ के कैसे भी जा रही हैं, बेंड हो रही हैं, परपेंडिकुलर करना पड़ रहा है लाइन को अपने आप को। तो चार्जेस भी ऑब्वियस है कि फिर उस तरीके से यूनिफॉर्म नहीं रह पाएंगे, चार्जेस भी नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब देखिए यहाँ से जो भी इफेक्ट हैं वो इफेक्ट यहीं पे आके टर्मिनेट हो जाते हैं। जितना मैग्नीट्यूड का ये चार्ज है उतने ही मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हो जाता है। इसका मतलब वो जो नेगेटिव चार्ज है वो सभी लाइंस को टर्मिनेट करवाने की कैपेबिलिटी रखता है। अगर मान लीजिए वो चार्ज कम होता तो फिर वो सारी लाइन टर्मिनेट नहीं करवा पाता। तो चार्ज एग्जैक्टली उतना ही है जितना इसके लिए ज़रूरी है, यानी कि यहाँ से जितनी लाइंस निकल रही हैं सबको टर्मिनेट करवाने के लिए उतने ही मजबूती का, उतने ही मैग्नीट्यूड का चार्ज नेगेटिव में हमारे पास प्रेजेंट है। तो सारा का सारा इफेक्ट यहीं पर टर्मिनेट हो गया। ये इफेक्ट बाहर नहीं जा पाया। अब बाहर क्या नहीं जा पाया, अगेन मैं वापस उस चीज़ पे आ रहा हूँ कि प्लस क्यू और ये जो माइनस क्यू है इसका नेट इफेक्ट बाहर की तरफ नहीं एक तरीके से जा पा रहा है, यहाँ पर बाहर प्रोपेगेट नहीं कर पा रहा है। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू अपनी दुनिया में यहाँ मस्त रहेंगे। ठीक है, इसमें अपना जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना है करेंगे, उसका कोई भी इफेक्ट बाहर नहीं होने वाला है। जैसे अभी हमने बात की कि ये एक शील्ड की तरह बिहेव करता है, तो सारा का सारा इफेक्ट इनका यहीं कहीं रुक जाने वाला है, वो बाहर प्रोपेगेट नहीं करने वाला है। अब बाहर आपका क्या था, प्लस क्यू चार्ज था।
तो पिछले एग्जांपल जो हमने लिया उसमें चार्ज को यहाँ रखा था, तब भी हमने देखा था कि बाहर कोई इफेक्ट नहीं गया, अभी भी बाहर कोई इफेक्ट नहीं गया। तो बाहर वाले चार्ज को पता ही नहीं चलेगा कि अंदर कुछ नॉन यूनिफॉर्मिटी आ गई है, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। बाहर वाला जो चार्ज है वो इससे कंप्लीटली बेखबर है, उसे कुछ पता नहीं कि अंदर हो क्या रहा है, अंदर की दुनिया में क्या चल रहा है। इनर वर्ल्ड एंड आउटर वर्ल्ड बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अंदर में क्या हो रहा है बाहर पता नहीं चल पा रहा है, बाहर क्या हो रहा है अंदर पता नहीं चल पा रहा है। यहाँ पर इसमें यह मटेरियल जो है बिल्कुल दोनों को सेपरेट कर रहा है, एक तरीके से परफेक्ट पार्टीशन कर रहा है, यहाँ पर परफेक्ट बंटवारा कर रहा है यहाँ पर ये इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड का। तो बाहर का जो चार्ज है वो यहाँ पर सरप्राइजिंगली वी हैव टू डाइजेस्ट दिस फैक्ट कि यहाँ पर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। और कहने के लिए हमारे पास लॉजिक बस यही है कि अंदर जो चार्जेस हैं उन चार्जेस का बाहर किसी भी तरीके का इफेक्ट यहाँ पर नहीं आना है किसी भी तरीके का। तो ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू अभी हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। यहाँ के किसी पॉइंट पे जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, और अगर ये दोनों मिलकर यहाँ जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये जो स्फेरिकल लेयर है, ये स्फेरिकल लेयर आपको पता ही है कि अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसके ऊपर तो ये इंडिविजुअली अपना काम कर देती है, इंडिविजुअली ये भी जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी यहाँ पे। तो यहाँ पर इस कंक्लूजन पे हम आ गए कि दिस इज़ अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो अंदर वाले सरफेस पे नॉन यूनिफॉर्म, जहाँ पे चार्ज है उसके आजू बाजू में थोड़ा ज़्यादा डेंसिटी रहेगी, उसके जितना दूर जाएंगे डेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, इसीलिए लाइन से मैंने यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर दिया है। तो दिस इज़ नॉन यूनिफॉर्म एंड दिस इज़ यूनिफॉर्म। बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली यहाँ पर जीरो है। और बाहर में आप जो लाइंस बनाओगे वो लाइंस बिल्कुल बड़े आराम से यहाँ पर रेडियल लाइंस बनेंगी। तो बाहर में कोई इफेक्ट नहीं हुआ यहाँ पर, बाहर बिल्कुल जो प्रीवियस एग्जांपल था हमारा प्रीवियस केस था बिल्कुल वैसा का वैसे ही बाहर चल रहा है यहाँ पर। इसमें इन रेडियल लाइंस का पीछे की तरफ एक्सटेंशन करेंगे तो जो भी स्फेरिकल सरफेस है उसके सेंटर पे जा करके ये एक्सटेंशंस मिलने चाहिए इस तरीके से यहाँ पर रेडियल ये यहाँ से बाहर निकलेंगे। अगेन वो 3 पॉइंट 1, 2 एंड 3 ये 3 पॉइंट हमने ले लिए। अब ये जो 1 नंबर वाला पॉइंट है, अब ये ध्यान रखो कि हमने कैलकुलेशन कैसे करी थी। हमेशा हम गॉस थ्योरम का यूज़ करते हैं, तो गॉस थ्योरम का जब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा तो मुझे कोई गॉसन सरफेस ऐसी मिलेगी नहीं, मुझे पता ही नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर किस तरीके के डायरेक्शन में है, कैसे डायरेक्शन में है, नहीं है। ये तो बहुत उटपटांग टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ऐसे उटपटांग टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए गॉस लॉ को कोई हमदर्दी नहीं है, वो नहीं कर सकता इनका काम। पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा क्या नहीं होगा, गॉस लॉ हमारे लिए एक तरीके से किसी भी तरीके की हेल्प नहीं कर पाएगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आइडेंटिफाई करने में। क्योंकि अगर इस तरीके की रेडियल बड़ी आराम से लाइन होती तब तो वो काम कर पाता, लेकिन यहाँ पर वो काम नहीं कर पाएगा हमारे लिए। तो जो पॉइंट नंबर 1 है, मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, बट इट कैनॉट बी कैलकुलेटेड, इट कांट बी कैलकुलेटेड, वी कैनॉट कैलकुलेट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। पता ही नहीं पड़ेगा हमें वो इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना यहाँ पर। तो पॉइंट नंबर 1, वी कैनॉट कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर, है इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे, लेकिन कितना है नहीं पता हमें, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पर। इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस पे वी विल कम। नंबर 2 पे मुझे डेफिनेटली पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है। अभी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं। नंबर 3, इस तरीके के पॉइंट जो कम्प्लीटली आउटसाइड है, तो इस तरीके के जो पॉइंट्स हैं बड़े आराम से गॉसन सरफेस आप क्रिएट कर सकते हो। यू कैन क्रिएट अ गॉसन सरफेस लाइक दिस, और इस गॉसन सरफेस से फिर वही सारी बातें निकल करके आ जाएंगी। तो E3 × 4πr², दिस इज इक्वल टू, बाहर के सरफेस पे Q चार्ज है तो Q डिवाइड बाई ε0 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिंपली kq/r²। ठीक है, बड़े आराम से हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे। रेडियली आउटवर्ड्स है यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमें आइडिया लग गया कि है कि नहीं है। पहली चीज़ तो है कि है कि नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं। तो कुछ जगह पे हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, जहाँ पे सिमेट्री नहीं यूज़ हो पा रही है, तो वहाँ पे वी कैनॉट कैलकुलेट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेन डिफरेंट पॉइंट्स, डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस। अब कॉन्ट्रीब्यूशंस का भी हो सकता है कि हम लिखें ना लिखें, पता नहीं क्या हो कॉन्ट्रीब्यूशंस का। तो लेट अस, ये पहला जो चार्ज है वो है +Q, एक इनर सरफेस का चार्ज है जो कि है -Q, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। एक आउटर सरफेस का है जो कि यहाँ पर है +Q। तो 1 नंबर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैं यहाँ पर लिखता चला जाता हूँ। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का ही पता नहीं है, डोंट नो, वी डोंट नो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। जहाँ तक बात है +Q के, तो +Q तो सीधा साधा सा है। अगर मुझे +Q से इस पॉइंट का डिस्टेंस पता होगा तो मैं बोल सकता हूँ kq/r² हो जाएगा। तो kq/r² +Q का लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन r जो डिस्टेंस होगा बड़े
बढ़िया से आप इसको समझ लो। ये जो r डिस्टेंस है वो इस प्लस चार्ज से डिस्टेंस है, ये 0.4 से डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस r, ठीक है, ये डिस्टेंस यहाँ पर r होगा। माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो माइनस क्यू नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्फेरिकल लेयर चार्ज है, और स्फेरिकल लेयर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, हमें कुछ पता नहीं उसके बारे में, तो वी डोंट नो। अब इन दोनों का वेक्टर समेशन कर लो, के क्यू बाई आर स्क्वायर और डोंट नो का वेक्टर समेशन, ऑब्वियसली डोंट नो ही आएगा। फिर आउटर चार्ज का पता है कि वो आउटर जो चार्जेस हैं वो अंदर कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तो और वैसे भी ये तो स्फेरिकल लेयर, एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल लेयर, तो ये तो कुछ नहीं कर पाएगा अंदर, तो अंदर जीरो हो जाएगा। तो सॉरी, इन तीनों को मिला करके वी डोंट नो। अब इसके बाद में सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर पे क्या होगा यहाँ पे कि अगर मैं 3 वाले का लिखूँ तो 3 का सीधा सीधा जीरो है, नेट में लिखूँ तो जीरो है। अब प्लस क्यू का क्या इंडिविजुअली है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डेफिनेटली है। क्या इस माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो होना पड़ेगा उसको, अगर नहीं हुआ तो फिर वो जीरो कैसे होगा। फिर अगर मान लीजिए ये चार्ज क्यू के वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 नंबर वाले पॉइंट पे और इसके वजह से है ही नहीं, तो फिर तो जीरो कैसे हो पाएगा। तो जितना ये है उतना ही ये होना चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में, तब जाकर के फिर वो जीरो होगा। तो हमेशा ये चीज़ बात निकल करके आएगी कि जितना ये कर रहा है यहाँ पे उसका जस्ट अपोजिट इसको करना पड़ेगा। या फिर आप ऐसे बोलो कि ये जो माइनस क्यू चार्ज है, ऐसा लग रहा है कि बाहर वाले पॉइंट्स के लिए ये सारा जो माइनस क्यू चार्ज है इनर सरफेस पे, वो सारा का सारा उठा करके यहाँ पे रख दिया गया है। उसका बिहेवियर ऐसा ही है, वो उस तरीके का बिहेव कर रहा है, ठीक है, रखा नहीं गया, लेकिन बिहेवियर वाइज हम समझ सकते हैं कि बाहर के पॉइंट्स के लिए इस पूरे चार्ज को उठा करके आप कहाँ पर रख दो, जहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है वहीं पर रख दो, ठीक है। तो ये के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो आर है, क्योंकि ये आर बार बार हम सेंटर से लेते हैं तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। डिस्टेंस फ्रॉम प्लस क्यू, यहाँ पर भी ये जो आर है, जो पॉइंट चार्ज रखा गया उससे हम बात कर रहे हैं, डिस्टेंस फ्रॉम प्लस क्यू। अगर हमें डिस्टेंस पता है इस 2 वाले पॉइंट का, तो वी कैन डेफिनेटली आंसर कि यहाँ से आर डिस्टेंस पे पॉइंट है। ये के क्यू बाई आर स्क्वायर है टूवर्ड्स ये, और मैं इसको माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर लिख देता हूँ जस्ट दिखाने के लिए कि ये इसके जस्ट अपोजिट है, और नेट जीरो आ गया। तो वैसे वो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है उस तरीके से, अगर कभी डिस्टेंस और ये सब आर दे के पूछ लिया जाए तो अलग बात है, अदरवाइज बस हमें ये पता होना चाहिए कि ये दोनों मिलाकर के यहाँ पे जीरो करने वाले हैं। 3 नंबर पॉइंट, तो 3 नंबर वाला पॉइंट भी क्या है कि इन दोनों, ये जो अंदर के चार्जेस हैं उनके लिए बाहर का पॉइंट है, और अगेन ये उसी तरीके का रोल प्ले कर देंगे, के क्यू बाई आर स्क्वायर माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये इनका खेल खत्म हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पर इसी का खेल चलेगा यहाँ पर, और ये कितना कर देगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखो, मुझे थोड़ा सा अब यहाँ पर ये हो रहा है कि सिम्बल्स जो हैं वो थोड़े कम पड़ गए हैं। मैं आर यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये जो आर है वो डिस्टेंस फ्रॉम प्लस क्यू है, ये सेंटर से डिस्टेंस है, दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, क्योंकि आपने रेडियल लिया होगा यहाँ से ऐसे, तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है ये। और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी कितना आ गया था, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये सभी आर जो है, ये आर अलग है, ये वाला आर अलग है, इसका ध्यान रखेंगे, मैंने बता दिया क्या इनका मीनिंग है यहाँ पर इसमें। तो अगेन हमने जो वहाँ पे देखा था कुछ उसी तरीके का यहाँ पर है कि अंदर वाले चार्जेस बाहर कुछ डिस्टर्ब नहीं करने वाले हैं, बाहर वाले चार्जेस अंदर कुछ डिस्टर्ब नहीं करने वाले हैं। ये जो मटेरियल है वो मटेरियल एक शील्ड की तरह बिहेव कर रहा है, और ये जो शील्ड है वो अंदर के जो इफेक्ट्स हैं उनको बाहर नहीं जाने दे रहा, बाहर के इफेक्ट्स को अंदर नहीं आने दे रहा है। हमने जब सेंटर पर चार्ज रखा था तब भी ये चार्ज बिल्कुल वैसा का वैसा दुरुस्त था, बिल्कुल यूनिफॉर्म था, और जो हमने इसको सेंटर से खिसका के यहाँ पे कर दिया तो इसको कोई खबर नहीं लगी, तो इस बात से बेखबर था कि अंदर क्या चल रहा है। नेक्स्ट केस ले रहे हैं, तो सपोज़ ये बाहर के सरफेस तो रैंडम है, लेकिन अंदर यहाँ पे जो कैविटी है वो स्फेरिकल है और सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है। तो अगर सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है तो माइनस क्यू यहाँ पर अंदर इंड्यूस हो जाएगा, और जो लाइंस होंगी वो इस तरीके से रेडियल होंगी, तभी परपेंडिकुलर हो पाएंगी। तो लाइन सबके बार इसमें रेगुलर पैटर्न की होंगी, रेडियल, और इसलिए जो अंदर चार्ज होगा वही फिर यूनिफॉर्म ही होगा। तो इनर सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज होगा जो कि यूनिफॉर्म होना चाहिए अब की बार, और क्योंकि बाहर के सरफेस अब की बार इरेगुलर है तो यहाँ पे यूनिफॉर्म होने का तो चांस ही नहीं आता बाहर। तो बाहर यहाँ पर प्लस क्यू होगा चार्ज, जो कि ऑब्वियस है कि नॉन यूनिफॉर्म होगा। अब ये नॉन यूनिफॉर्म तो है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि इस चार्ज को डिस्टर्ब करने वाला, यहाँ पे जो चार्ज आएगा इस चार्ज को डिस्टर्ब करने वाला कोई है नहीं, अंदर के चार्जेस का बाहर कोई इफेक्ट होता नहीं है, और इस चार्ज के अलावा और कोई बाहर चार्ज यहाँ पे स्पेस में रखा हुआ कोई और चार्ज है नहीं जो इसको यहाँ पर डिस्टर्ब करे। तो एक तरीके से आइसोलेटेड, जैसे कंडक्टर के लिए हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि चार्ज जो होता है उसका जो सिग्मा होता है, चार्ज डेंसिटी जो होती है, दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बाहर के सरफेस पे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और सिग्मा जो होगा दैट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द
रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाहर पे। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है, अगर है तो क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे इस तरीके का पॉइंट है 1 नंबर वाला पॉइंट, अंदर जो सबसे पॉइंट होता है 1 नंबर, जिसको मैं लिया था पहले भी। तो अंदर यहाँ पर अगेन आप ये बड़े आराम से गॉसियन सरफेस बना सकते हो आपके बार। तो k³ हो जाएगा आउटवर्ड डायरेक्शन। इस तरीके का कोई पॉइंट है 2, तो 2 पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना ही, क्योंकि मटेरियल में है। 3 सबसे बाहर का पॉइंट, तो जो लाइंस होंगी बाहर इस तरीके से परपेंडिकुलर, जैसे जैसे सरफेस होगी वैसे वैसे परपेंडिकुलर लाइन को होना पड़ेगा। तो लाइन कोई रेगुलर पैटर्न की रेडियल लाइंस नहीं बन पाएंगी, और हम कोई गॉसियन सरफेस यहाँ पर लेने की स्थिति में नहीं होंगे जो हमें कैलकुलेट करवा पाए कि बाहर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका आंसर है कि यस है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन कितना है वो हमें नहीं पता कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या होगा या क्या नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉट इक्वल टू 0, कितना है वी कैनॉट कैलकुलेट, कैनॉट बी कैलकुलेटेड। कहाँ पे क्या कंट्रीब्यूशन है, तो बिल्कुल उसी लाइन पे हम चलते हुए कंट्रीब्यूशंस के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि 1 पे आप देख रहे हो सिंपली k² ही आ रहा है। तो 1 पे सिर्फ ये q ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये जो -q होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और ये यूनिफॉर्म स्फेरिकल लेयर जो होती है वो अंदर के पॉइंट पे 0 प्रोड्यूस करती है। तो 1 वाले पे सिर्फ इस +q का आएगा, इसके वजह से कुछ भी नहीं आएगा, और इसके वजह से तो आएगा ही नहीं। और उसके बाद जब 2 पे जाएंगे तो 2 पे इसका और इसका मिला करके 0 हो जाएगा, और इंडिविजुअली फिर इसका भी 0 होगा। ये चार्ज कुछ ऐसे अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, और पहले से भी हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए कि इसी के शक्ल का अगर मैं पूरा सॉलिड भी ले लूँ, अगर इसी के शक्ल का होना चाहिए, तो इस पे भी वैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। +q अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इस पर वैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंश्योर कर पाता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। तो अगर आप इसको पूरा सॉलिड ही बना दो और वही चार्ज दे दो, और उसी के शक्ल का हो, उसी सरफेस का हो, वैसे सरफेसेस का हो आइडेंटिकल, तो बिल्कुल वैसे के वैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जैसे यहाँ पर हुआ है। सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये इंश्योर कर पाता है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो यहाँ पर भी ये इंश्योर कर पाएगा कि अंदर हर एक पॉइंट पे 2 पे 1 पे ये जो बाहर का चार्ज है वो 0 इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिविजुअली प्रोड्यूस करे। तो 2 पे ये जो बाहर का चार्ज है इसका इंडिविजुअली 0 है, ये और ये मिला करके यहाँ पे 0 कर रहे होंगे। 3 की बात करते हैं तो 3 पे अगेन ये और ये मिला के 3 पे 0 कर रहे होंगे, लेकिन इंडिविजुअली इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 3 के ऊपर आएगा। तो 3 पे सिर्फ इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा नेट, 2 पर इसके वजह से कोई नहीं आएगा, इन दोनों के वजह से मिला करके 0 होगा, इंडिविजुअली होगा, इंडिविजुअली इसके वजह से भी होगा, इंडिविजुअली इस -q के वजह से भी होगा, दोनों का मिला के 0 हो जाएगा। 1 पे सिर्फ इस +q का आएगा यहाँ पे। प्रीवियस जो था यहाँ पर, तो प्रीवियस वाले में जो ये वाला केस हमने लिया था 1 वाला पॉइंट, यहाँ पर इस +q का भी आ रहा था और -q का भी आ रहा था, दोनों की आ रहे थे, क्योंकि ये स्फेरिकली उस तरीके की लेयर नहीं बन रही थी यूनिफॉर्म वाली लेयर। तो 1 पे यहाँ पे दोनों अंदर वाले पॉइंट पे यही प्रोड्यूस कर रहा था, और ये जो इंड्यूस चार्ज है वही प्रोड्यूस कर रहा था, तभी तो हमको पता नहीं चल पा रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए हमने उसको डोंट नो की कैटेगरी में डाल दिया था इसमें। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ ये +q प्रोड्यूस कर रहा है 1 नंबर वाले पॉइंट पे, ये प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है यहाँ पर इसमें, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल ले रही है। नेक्स्ट केस लेते हैं। तो इसमें जो कैविटी है वो नॉन यूनिफॉर्म तरीके की है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ -q हो जाएगा। तो इनर सरफेस -q दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्म, और जो ये -q होता है ये वाला और ये वाला +q, इन दोनों का कोई भी इफेक्ट यहाँ कहीं पर भी नहीं होता है। तो जो बाहर है वो एक इरेगुलर सरफेस है, और जो +q यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा वो अब के बार यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो दिस +q विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। तो आउटर सरफेस +q विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, क्योंकि अंदर क्या हो रहा है उससे बाहर पता नहीं चलता, उसका कुछ बाहर क्या है उसका कुछ अंदर पता नहीं चलता है, ये बिल्कुल आपस में इंडिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन क्योंकि अंदर के सरफेस नॉन यूनिफॉर्म है तो फिर यहाँ पर -q को नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ेगा। जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो E1 ऑब्वियसली कि नॉट इक्वल टू 0 होगा, E2 डेफिनेटली 0 होगा, और E3 नॉट इक्वल टू 0 होगा। E1 क्या होगा वी कैन नॉट कैलकुलेट, बस आप लाइन दिखाना चाहो तो ऐसे दिखा दो कि परपेंडिकुलर लाइंस होनी चाहिए। तो यही शर्त है कि लाइन परपेंडिकुलरली यहाँ पर टर्मिनेट होनी चाहिए। बाहर जो लाइंस हैं वो इस तरीके से बढ़िया से रेडियल लाइंस रहेंगे इसमें, तो लाइंस रेडियल रहेंगी। तो E3 वी कैन कैलकुलेट k³² और R जो होगा, अब इस स्फेयर का जो भी सेंटर है उस सेंटर से लाइन आती हुई दिखाई देंगे। तो सेंटर मैंने डायग्राम में तो कहीं दिखाई नहीं है, तो सेंटर जहाँ पर भी लाइंस मिल रहे होंगे वही सेंटर होगा, यहाँ कहीं पे होगा। तो यस दिस कैन बी कैलकुलेटेड। E2 0 है ये तो, और E1
ये कैन नॉट बी कैलकुलेटेड की कैटेगरी में आ जाएगा, ई नॉट बी कैलकुलेटेड। जो 1 नंबर के जो पॉइंट्स अंदर के पॉइंट्स हैं वहाँ पर प्लस क्यू का भी इफेक्ट होगा और माइनस क्यू का भी इफेक्ट होगा, दोनों के अपने इफेक्ट्स होंगे और दोनों का इफेक्ट ऐड होकर के इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। लेकिन 1 नंबर का ये जो पॉइंट होगा यहाँ पर बाहर के चार्ज का कोई भी इफेक्ट यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। 2 नंबर का ये जो पॉइंट है तो इन दोनों का मिला करके यहाँ पे 0 होगा, इसका इंडिविजुअल यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 2 नंबर का पॉइंट है ई क्यू और ई माइनस क्यू, इन दोनों का इफेक्ट नेट मिला के 0 होगा और जो बाहर है यहाँ पर बाहर की वजह से डायरेक्ट 0 हो जाएगा। यहाँ पर इसमें जो बाहर का पॉइंट है इन दोनों का मिला करके बाहर के पॉइंट पे 0 हो जाएगा और इंडिविजुअली सिर्फ इसके वजह से होगा और कितना हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ पर भी वही सारा एनालिसिस हम कर सकते हैं जो हम प्रीवियसली करते हैं। अगला केस लेते हैं। तो सपोज ये बिल्कुल सिमेट्रिक टाइप की सिचुएशन है, यहाँ पर प्लस क्यू सेंटर पे और अब के बार एक बाहर पे मैंने एक चार्ज रख दिया प्लस क्यू। अब होगा यहाँ पर ये कि ये तो न्यूट्रल बॉडी है पूरी, ये जो मटेरियल है वो न्यूट्रल है, कोई चार्ज को तो दिया गया नहीं है अलग से, तो यहाँ पर तो अंदर माइनस क्यू हो जाएगा और लाइंस इस तरीके से टर्मिनेट होनी चाहिए। तो जो यहाँ पे चार्ज होगा वो चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, यूनिफॉर्मली। बाहर क्या हो रहा है उससे इसको कोई मतलब नहीं। यहाँ पर जो इनर सरफेस है, इनर सरफेस पे माइनस क्यू होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। जो आउटर सरफेस है आपकी बार, आउटर सरफेस पे टोटल मिला के तो प्लस क्यू चार्ज होगा, क्योंकि माइनस क्यू अगर यहाँ पर आया है तो आउटर सरफेस पे प्लस क्यू होना चाहिए, प्लस स्मॉल क्यू होना चाहिए। लेकिन इसके होने की वजह से वो उस पर इफेक्ट पड़ जाएगा और ये आपके बार नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर आप लाइंस दिखाना चाहते हो यहाँ पे तो लाइंस को थोड़ा जस्ट मैं यहाँ पर इलिस्ट्रेट करने के हिसाब से ऐसे दिखा सकता हूँ कि जो लाइंस हैं वो लाइंस यहाँ जाकर टर्मिनेट होंगे इसके, कुछ लाइंस, यानी सब तो नहीं होंगी, कुछ लाइंस उधर भी जा रही होंगी इसकी, कुछ लाइंस इसके ऐसे होंगे जो यहाँ जाके टर्मिनेट हो रहे होंगे। लेकिन टर्मिनेशन कैसा होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए कि परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस हो, भले वो कैसे भी बैंड होके हों, ये इनकी हेडक है और उसके लिए यहाँ पे फिर देयर विल बी सम नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड और बाकी जगह कुछ पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ये सारा पॉजिटिव नेगेटिव आउटर सरफेस पे जो भी है ये सारा मिला जुला करके चार्ज रहेगा वो प्लस क्यू ही रहेगा, ठीक है। तो ये श्योरिटी है कि ये पूरा चार्ज यहाँ पर प्लस क्यू रहेगा। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना हो जाता है कि ये प्लस क्यू है तो उसके वजह से माइनस कैपिटल क्यू चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसकी जो भी लाइंस हैं वो सबके सब यहाँ जाके टर्मिनेट नहीं हो रही हैं। इसके कुछ लाइंस यहाँ टर्मिनेट हो रही हैं, कुछ लाइंस इसके जो है उधर भी जा रही होंगी यहाँ पर इसमें। तो ऑल दिस लाइंस आर नॉट टर्मिनेटेड हियर। अगर सारी लाइन यहाँ टर्मिनेट होती फिर तो माइनस क्यू के बराबर चार्ज चाहिए होता है इसको टर्मिनेट करवाने के लिए, ऐसा तो है नहीं यहाँ पर इसमें। तो आउटर सरफेस पे जो चार्ज होगा वो प्लस स्मॉल क्यू हो जाएगा इसमें और ऑब्वियसली वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पर वो माइनस के फॉर्म में है, कहीं पर प्लस के फॉर्म में है। यहाँ पर आप दिखाना चाहो तो जो लाइंस हैं वो भी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी टाइप की जाएंगी वहाँ पर ये, लेकिन ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए। दिस लाइंस मस्ट बी परपेंडिकुलर। अब अगेन डिफरेंट पॉइंट ले लो आप, 1 नंबर ले लो, 2 नंबर ले लो, 3 नंबर ले लो। तो E1 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। E2 मटेरियल में 0 और E3 नॉट इक्वल टू 0। E1 कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल कर सकते हैं, गॉसियन सरफेस तरीके की बना लेंगे और कितना हो जाए k3r²। E2 तो 0 है और E3 तो पता ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है यहाँ पे, तो आप E3 को तो कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। तो E3 कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। कहाँ पे क्या क्या कंट्रीब्यूशन किस तरीके का, तो जो 1 नंबर वाले पॉइंट्स हैं वहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि मैं चार्जेस को, जैसे ये प्लस क्यू चार्ज है और एक इनर सरफेस का चार्ज है, तो 1 नंबर वाले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो k3r² है। तो प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे k3r² हो जाएगा 1 नंबर वाले पॉइंट पे और बाकी की वजह से यहाँ पर इस तरीके का 0 आएगा। जैसे मान लीजिए आप अगर बोलते हो कि इनर सरफेस की वजह से, तो इनर सरफेस की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये जो चार्ज यहाँ पर इसके ऊपर होगा वो यूनिफॉर्मली है। फिर उसके बाद में बाहर के जो चार्जेस हैं, अब बाहर के चार्जेस में आपको ये चार्ज भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो आउटर सरफेस का चार्ज प्लस एक्सटर्नल चार्ज, ठीक है, मैं कंप्लीट इसको एक्सटर्नल बोल देता हूँ कैपिटल क्यू, इन दोनों का मिला करके जो इफेक्ट होगा 0 होगा। क्या अकेले इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आंसर है कि अकेले इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। क्या अकेले इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर मेरे को यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता होगा तो मैं बोल सकता हूँ k3r² होगा। तो इंडिविजुअली नॉट इक्वल टू 0 है, इंडिविजुअली नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन दोनों का जो इफेक्ट है मिला करके वो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। तो बाहर के चार्जेस का टोटल मिला करके जो इफेक्ट होगा वो 0 होगा। फिर इसी तरीके से पॉइंट नंबर 2 पे अगर हम आ जाएँ, तो पॉइंट नंबर 2 पे
इसका मिला के 0 है और इसका मिला के भी 0 है, तो नेट तो 0 है ही यहाँ पे। तो E प्लस क्यू प्लस E ड्यू टू इनर चार्जेस दिस इज इक्वल टू 0। इस तरीके से E ड्यू टू आउटर चार्जेस प्लस E ड्यू टू कैपिटल Q दिस इज इक्वल टू 0 पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 3 की अगर हम बात करेंगे जो कम्प्लीटली आउटसाइड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है यहाँ पर और कैलकुलेट भी नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्वियस है कि इंडिविजुअली ये भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और इंडिविजुअली ये भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा किसी इस तरीके के पॉइंट पे, लेकिन इन दोनों का मिला करके यहाँ पे 3 नंबर पे क्या हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, जैसे होता है हमेशा। एक लास्ट केस में यहाँ पे ले लेता हूँ। सपोज़ ये सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे ये मटेरियल है और बाहर से भी कुछ चार्ज हम क्यू दे रहे हैं, इसी को दे रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है, और कोई बाहर चार्ज नहीं रखा हुआ है। तो इसमें बस होगा इतना कि इस क्यू और यहाँ पर जो इनर सरफेस है, इनर सरफेस पे क्या हो जाएगा, माइनस क्यू, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अगर ये इस तरीके की सरफेस है तो। और आउटर सरफेस जो है पहले से ये था ही यहाँ पर, और जो इस इंड्यूस चार्ज होने की वजह से इंड्यूस चार्ज यहाँ पर आएगा प्लस क्यू, वो भी रहेगा, तो अब के बार बाहर के सरफेस पे क्यू प्लस क्यू हो जाएगा। और क्योंकि सरफेस अगर इस तरीके की और कोई इन्फ्लुएंस किसी और का नहीं है तो ये भी यूनिफॉर्म हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 1 नंबर वाले पॉइंट पे जो कि सबसे अंदर है वो KQ/R², 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 0। और अब के बार 3 नंबर वाला जो पॉइंट होगा जो बिल्कुल आउटसाइड होगा, तो उसमें आप देखो कि जो नेट चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, Q+Q, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा KQ+Q डिवाइड बाई R²। तो अगर हमने पहले से कोई चार्ज दे रखा है तो बस जो बाहर की कैलकुलेशन होगी उसमें ये चार्ज भी रिफ्लेक्ट होने लगेगा। अंदर की कैलकुलेशन में ये जो चार्ज होगा वो कहीं पर भी रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा। तो बाहर के जितने भी चार्जेस हैं सबका मिला करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अंदर की तरफ 0 होना चाहिए।